Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in the ancient history segment we are into the post-Mauryan period. यानी कि मौर्योत्तर काल में हैं हम. पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्य साम्राज्य मौर्यन एम्पायर हम खत्म कर चुके हैं और पोस्ट मौर्यन पे पिछला वीडियो हमारा जो था एक इंट्रो वीडियो था. तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक. ठीक है, आज हम इंडो ग्रीक पे बात करेंगे. एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट. तो देखिए, जैसा कि हमने इंट्रो वीडियो में ही आपको बताया था, ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य का जब अंत होगा तो दो तरह की ताकतें भारत में आएंगी. हाँ, भारत में दो तरह के सक्सेसर उभर के आएंगे. दो तरह की ताकतें, तो एक तो भारतीय ताकत होगी, हाँ, नेटिव सक्सेसर होंगे, मौर्यंस के जो देशी उत्तराधिकारी होंगे वो होंगे, और दूसरे जो होंगे वो विदेशी उत्तराधिकारी होंगे यानी कि फॉरेन सक्सेसर्स होंगे. यानी दो तरह की ताकतें उभरती हैं. ठीक है, मौर्यंस के डाउनफॉल पे फॉरेनर्स जो हैं, कुछ फॉरेन रूलर्स उभर के आएंगे, कुछ विदेशी शासक उभर के आएंगे और कुछ देशी शासक यानी डायनेस्टी कह ले, वंश कह ले, वो उभर के आते हैं. तो जो देशी ताकतें हैं, हाँ, मैंने बताया था सुंग, कान्वा और सातवाहन. ठीक है, सुंग, कान्वा और सातवाहन ये उभर के आते हैं. ठीक है, सुंग जो है ये आते हैं कहां पे? सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में, इस तरह से देखेंगे. ठीक है, और उसी के बाद जहां सुंग है वहीं पे सुंग डायनेस्टी के बाद वहीं पे कान्वा डायनेस्टी आ जाएगी. और फिर साउथ इंडिया में आएंगे सातवाहन, या इन्हीं को आंध्र सातवाहना भी कहते हैं, जो कि समझ लीजिए कि ये महाराष्ट्र में भी होंगे, ये कर्नाटक में भी होंगे. ठीक है, ये आंध्रा में भी होंगे. ठीक है, तो ये आ जाएंगे यहां पर दक्कन वाले पार्ट में, साउथ इंडिया वाले पार्ट में. तो यहां पे ये आएंगे और देखिए ये बाद में इनका विस्तार इधर भी होगा, क्योंकि ये कान्वा को रिप्लेस करेंगे, कान्वा को हरा के आएंगे. तो अभी तो ये दिखाया गया है कि कहां से ये उभर के आते हैं, यानी साउथ इंडिया से ये उभर के आएंगे सातवाहन. देखिए ये मौर्यन पीरियड है. हाँ, ये मौर्यंस को मैंने दिखाया है. ठीक है, ये मौर्यंस को दिखाया है. तो मौर्यंस जो है, देखिए कितना बड़ा इनका यूनाइटेड टेरिटरी है. हाँ, इधर इनका जो नॉर्थ वेस्ट में इनका जो लिमिट है, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम जो लिमिट है या छोर है, वो है हिंदू कुश, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब आ जाएगा. अगर हम वेस्ट में करें तो गुजरात, ईस्ट में करें तो बांग्लादेश तक इनका विस्तार है, और साउथ में सिर्फ आप एक्सट्रीम साउथ छोड़ दें, आज का केरल और तमिलनाडु, तो सारा इन्हीं के पास है. इधर भी आप बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट छोड़ दें तो सब कुछ इनके पास है. इतना बड़ा साम्राज्य है और ये इस तरह से टूटता है. देखिए, एक तो यहां पे नॉर्थ इंडिया में नेटिव्स आते हैं. कौन नेटिव सक्सेसर्स कौन कैसे हैं? यानी देशी जो उत्तराधिकारी होंगे, जो भारत से ही उभर के आएंगे, सुंग डायनेस्टी. इसी के ऊपर फिर कन्वर डायनेस्टी और फिर साउथ में सातवाहन डायनेस्टी. ठीक है, इसी तरह से कुछ विदेशी ताकतें हैं, मैंने बताया था. फॉरेन सक्सेसर्स कैसे आएंगे भाई? इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण. इंडो ग्रीक सीथियंस, जिनको शक कहा जाता था, पर्थियंस जिसे पहलव कहा जाता था, कुषाण को कुषाण ही कहा जाएगा. यही है. देखिए ये किधर से आते हैं? नॉर्थ वेस्ट से आते हैं. इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन, सीथियंस यानी शक, पहलव यानी कि पर्थियंस, और कुषाण यानी कि कुषाण ही है इंग्लिश में भी. ठीक है, पर्थियंस ईरान के नॉर्दर्न पार्ट को पर्थिया कहा जाता था. ठीक है, ये समझ लीजिए, ईरान के नॉर्दर्न पार्ट को पर्थिया कहा जाता था. और जहां तक इंडो ग्रीक है, मैंने पहले भी बताया था कि इंडो ग्रीक आज का जो अफगानिस्तान है उसका कुछ नॉर्दर्न पार्ट और कुछ सेंट्रल एशिया का पार्ट, मध्य एशिया का पार्ट जो है वो था. बेसिकली जो पोस्ट मौर्यंस हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसको सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट भी इस चैप्टर को कहा गया है, कि सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट, इसलिए कि इधर से जो भी नॉर्थ वेस्ट से ये जो विदेशी शासक आते हैं, जो विदेशी इन्वेडर्स आते हैं, जो भी फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, ये सेंट्रल एशिया की तरफ से हो रहे हैं. इस वजह से इसको सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट भी इसका नाम दिया गया है. तो ऐसा ना हो, अगर सेंट्रल एशियन यानी मध्य एशिया से संपर्क की बात हो तो वो भी
पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्योत्तर काल की बात कही जा रही है, ठीक है। और इस काल को डार्क एज भी कहते हैं। डार्क एज क्यों कहते हैं? देखिए, एक तो मैंने ये बताया कि मौर्यंस और गुप्ता के बीच का है मौर्योत्तर काल, और इस पीरियड को डार्क एज भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, लेकिन इसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, ठीक है। डार्क एज इसलिए कहते हैं कि ये जो यूनाइटेड मौर्यन एम्पायर दिख रहा है, कहते हैं कि भाई ये विखंडित हो गया, ये टूट गया, हाँ, टूटकर बिखर गया इस तरह से, इसलिए ये डार्क एज था। हाँ, इसलिए भी कुछ लोग कहते हैं, जैसे बीए स्मिथ हैं, केपी जायसवाल हैं, ये स्कॉलर जो है ये कहते हैं कि ये डार्क एज है। तो ये इसलिए कहते हैं कि भाई विखंडित हो गया। इनका ये भी कहना था कि जब ये फॉरेनर्स आते हैं भारत में, ये फॉरेनर्स आते हैं, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, सीथियंस हो, पहलो हो, कुषाण हो, तो ये हमारे रिलीजन को भी दूषित करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं हमारे धर्म को, ठीक है। इसलिए इसको डार्क एज कहा गया। लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं, और उनका कहना है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये डार्क एज था, क्योंकि इनका ये कहना है कि इस समय जहां तक इसकी बात है देखा जाए तो रुद्रदामन शक शासक था। रुद्रदामन जो है आया, शक शासक था। हमने मौर्यन पीरियड में भी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा था, जो कि यहाँ पर सौराष्ट्र में था। तो संस्कृत भाषा का पहला इंस्क्रिप्शन, पहला अभिलेख देने वाला रुद्रदामन था, जो शक शासक था। उसके अलावा जो इंडो ग्रीक हैं, इन्होंने हमें सिक्के बनाने सिखाए, ठीक है, इन्होंने हमें सिक्के बनाने सिखाए, ठीक है। उसके अलावा इनको देखें कि बहुत सारे इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे, इन्होंने भारतीय धर्म को भी अपनाया, ठीक है। आगे देखेंगे तो कुषाण शासक जो है कनिष्क बहुत महान शासक था, जिसके समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, चौथी बौद्ध संगीति होती है, ये महायान बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, ठीक है ना। तो ये कहा गया। यहां पर भी आप देखेंगे ना, हिंद एवन में एक मिनांडर शासक है, अभी हम पढ़ेंगे मिनांडर को। तो मिनांडर शासक है, वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो जो विपक्ष में लोग, जो अगेंस्ट में लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, यहां तक कि आर्ट के क्षेत्र में भी गांधार आर्ट, जिसको हम कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट के रूप में भी देखते हैं गांधार कला को, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती है और उसमें आर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें आपको इंडियन आर्ट को और ग्रीक आर्ट को, दोनों को मिलाकर एक नए आर्ट का डेवलपमेंट होता है, जिसको कहा जाता है गांधार आर्ट। बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं उसमें। तो इनके आने से ही हो रहा है, इंडो ग्रीक के आने से। तो ये जो कुछ लोग पक्ष में देते हैं कि नहीं भाई, इतना बड़ा जो मौर्य साम्राज्य था, इतना यूनाइटेड था, बिखर गया, हाँ, इसलिए ये डार्क एज है। लोगों ने कहा कि बाहर से जो ये रूलर्स आए, जो फॉरेनर्स आए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिलीजन को पोल्यूट कर दिया। तो ठीक है, कुछ लोगों अपने अपने तर्क होते हैं इस पे। हम क्योंकि आज मैंने ये कहा कि मैं आज ओरली आपको बता देता हूं, यहां अभी वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, बस मैंने ओरली बता दिया कि कुछ लोगों ने डार्क एज कहा, क्यों कहा ये बता दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं डार्क एज नहीं था, विपक्ष में बोला इसके कि डार्क एज नहीं था, क्यों कहा वो भी बताया। और जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि अगर ये तर्क है कि डार्क एज क्यों नहीं है, तो वो भी आपको समझ में आएगा, डार्क एज क्यों है तो वो भी आपको समझ में आएगा। यानी यहां तो मैंने कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया, लेकिन ये मैं रेगुलर वीडियो में ना बना के डार्क एज पर एक मिसलेनियस प्लेलिस्ट में मैं एक बाद में जब पढ़ लेते हैं, ताकि आपकी समझ बढ़ जाएगी इस चैप्टर पे, तो पढ़ लेंगे। और उसके बाद जब ये हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड खत्म हो जाएगा, तो वहां पे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया कि मौर्यन साम्राज्य जो है के बाद, मौर्यन साम्राज्य के डाउनफॉल के बाद कुछ देशी ताकतें उभरती हैं, कुछ देशी ताकतें उभरती हैं, यानी कि कुछ भारतीय उत्तराधिकारी हैं मौर्यंस के, वो आते हैं, रिप्लेस करते हैं मौर्यंस को, और कुछ विदेशी उत्तराधिकारी हैं, वो मौर्यंस को रिप्लेस करते हैं नॉर्थ वेस्ट से, जिसमें आज हम इंडो ग्रीक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बार हम लिंक भी बनाते हैं, ठीक है। मौर्यंस का जो अंत होता है, अंतिम शासक बृहद्रथ है, जिसको उसी का कमांडर इन चीफ, सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण है, वो उसका मर्डर करता है और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करता है। अभी मैंने जो शुंग डायनेस्टी की बात की है,
तो 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग आ जाएगा यहाँ पर सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में। उसके बाद यहीं पे कान्वा आएंगे, फिर यहीं पे आपको साउथ में सातवाहन आएंगे, जो बाद में कान्वा को रिप्लेस करेंगे, तो इनका विस्तार इधर भी हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले मैंने ये भी बताया है आपको कि हिस्ट्री जो है एक क्रम से पढ़ने की चीज है, तो हम क्रम से इसको देखते हैं ताकि आपका एक सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, चैप्टर तो हमारा पोस्ट मॉरियंस है, टॉपिक आज का इंडो ग्रीक है, लेकिन देखिए हमने कहां से शुरू किया था इतिहास को पढ़ना, स्टोन एज से, पाषाण काल से। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों, यहाँ इंडस रिवर होगा। ठीक है, इंडस के बाद यहीं पे झेलम होगा। ठीक है, यहीं पे चेनाब होगा, रावी, ब्यास और सतलज सब यहीं पे होंगे। तो इंडस के सहारे शुरू हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी को प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं, और ये सिंधु नदी के किनारे प्रथम नगरीकरण की शुरुआत होती है। उसके बाद हम आते हैं वैदिक पीरियड, वीपी स्टैंड्स फॉर वैदिक पीरियड, जिसका समय 1500 टू 1000 बीसी तक का है। ठीक है, जिसमें ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 टू 600 बीसी तक का है। ये जो टाइम पीरियड है ना, सॉरी, 1500 टू 600 बीसी तक का, ये 1500 टू 600 बीसी है। ठीक है, बीसी, ठीक है, वैदिक पीरियड का समय। तो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, इसमें सिर्फ ऋग वैदिक की रचना हुई थी, इसलिए इसे अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड ही कहते हैं। इसका समय 1500 टू 1000 बीसी, इसका समय 1000 टू 600 बीसी। ठीक है, अब ये वैदिक पीरियड का समय था। वैदिक पीरियड के बाद 6th सेंचुरी बीसी में आते हैं, जो एक महान परिवर्तनों का काल है। दिस इज द पीरियड ऑफ द ग्रेट चेंजेस। यहीं पे आपको 16 महाजनपद दिखेंगे, फिर यहीं पे आपको गंगा नदी के किनारे सेकेंड अर्बेनाइजेशन आप लिख सकते हैं, गंगा रिवर, गंगा नदी के सहारे यहां पर। ठीक है ना, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होगी, क्योंकि यहीं पे आपको आयरन के बारे में पता चल जाता है, और फिर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, विस्तार होने लगेगा, एग्रीकल्चर की शुरुआत होने लगेगी, आयरन टूल्स आने लगेंगे। तो यहाँ पे आयरन के आने से सेकेंड अर्बेनाइजेशन को, द्वितीय नगरीकरण को बहुत बड़ा बल मिला था। ठीक है, तो ये होगा। यहीं पे देखेंगे कि कुछ रिलीजियन, इसी पीरियड को देखिए 6th सेंचुरी बीसी को, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को बुद्ध काल भी कहते हैं, बुद्धा पीरियड। यहाँ पे कुछ रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन भी होंगे, और ये धार्मिक आंदोलन वैदिक पीरियड के खिलाफ होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मकांड है, सेक्रीफाइसेस है, बलि दी जाती है जानवरों की। हाँ, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, मैंने बताया था। ठीक है, और बहुत सारे लोग सुपरस्टिशन में पड़े हुए हैं, दिन भर यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप हो रहा है। ठीक है, मंत्रों के गलत उच्चारण हो जाने से कहा जाता है कि भाई कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो बहुत सारे अंधविश्वासों में ब्राह्मणों ने डाल दिया है। इन्हीं के खिलाफ एक धार्मिक आंदोलन होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन धार्मिक आंदोलन में बहुत सारे धर्म आएंगे, लेकिन उभर के यहाँ जैन तो पहले से ही था, थोड़ा सा महावीर स्वामी के समय में और मुखर होकर आ जाएगा। तो मेन 2 ही धर्म यहाँ पे उभर के आएंगे मुख्य रूप से। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत सारे धर्मों की चर्चा होगी, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म ही मुख्य रूप से उभर के आते हैं। 6th सेंचुरी बीसी के बाद कुछ धार्मिक आंदोलन, ये 6th सेंचुरी बुद्धा पीरियड के बाद आपको फॉरेन इन्वेजन कुछ होंगे 516 बीसी में। ठीक है, 516 बीसी में दारा फर्स्ट यानी डेरियस फर्स्ट का पहला फॉरेन इन्वेजन होता है ईरान की तरफ से। ईरानी साम्राज्य जिसको कहते हैं, ईरानी साम्राज्य था इनके पास। इसी को ईरानी को अकेमेनियन एम्पायर भी कहा जाता था, इन्हीं को कहा जाता था पारसिक भी, इन्हीं को फारस का साम्राज्य भी कहा जाता था, इन्हीं को हखामनी साम्राज्य कहा जाता था या अखामनी साम्राज्य कहा जाता था, क्योंकि अखामनी एक वंश चला आ रहा था। जैसे मौर्य वंश है वैसे ही अखामनी वंश चला आ रहा था, और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें ईरान में अभी बताऊंगा ईरान था। ईरान का तो साम्राज्य कहा जाता था। ईरान में सब पे सीरिया, तुर्की, इजिप्ट यहाँ तक, जो कि जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इजिप्ट, आपको सीरिया, सब पे इनका, ईरान का था कंट्रोल। ठीक है, तो उसको अखामनी या हखामनी, अकमेनियन, ठीक है, ये साम्राज्य, ईरान का साम्राज्य, फारस का साम्राज्य कहा जाता था। तो यहां से डेरियस फर्स्ट का जो है वो अटैक होता है। उसके बाद दूसरा अटैक यूरोपियन अटैक होता है। पहले ये फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन है,
ये दूसरा फॉरेन इन्वेजन है, लेकिन फर्स्ट यूरोपियन अटैक है। किसका? सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का 326 बीसी में भारत पे अटैक होता है। ठीक है, 323 बीसी में सिकंदर जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये 323 बीसी में, ये 326 बीसी में आता है और ये भारत से लौट जाता है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। हमने सिकंदर में पढ़ा था, अलेक्जेंडर में, कि व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा और इसको लौटना पड़ेगा। तो 323 बीसी में बेबीलोन में, इराक के बेबीलोन में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बेसिकली इसके जड़ में सिकंदर है, इंडो ग्रीक के जड़ में ही सिकंदर है। अभी हम इसको फिर देखेंगे अभी आगे जब बढ़ेंगे तो। ठीक है, और वहीं से देखिए 326 बीसी में सिकंदर आता है और वहां पे सिकंदर का आक्रमण किसके समय होता है? घनानंद के समय में। उस समय में मगध जो है, मगध पर घनानंद का शासन है, फिर से समझिएगा। और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। अब यहां पर फिर से आइए, देखिए यहां पर मैंने बताया, यहां पर देखिए जन है। ठीक है, समझिएगा फिर से, ये तो हमने सीक्वेंस देख लिया। यहां क्या था? देखिए वैदिक पीरियड में जन है। जन का मतलब मैंने बता दिया था, यहां पर सिर्फ जन क्या है? ट्राइबल लोगों का ग्रुप है, एक ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, यहां पे जन होता था और एक जन का जो राजा होता था उसको जनस्य गोपा कहते थे। और इसका जो काम होता था, ये जो उसके ट्राइबल ग्रुप में, ठीक है, जो जितने लोग हैं जन हैं, जितने लोग हैं यानी जन हैं, उनकी रक्षा करना और पशुधन की रक्षा करना, खासकर गायों की रक्षा करना। यहां लैंड के लिए, जमीन के लिए लड़ाई नहीं होती है, इसलिए यहां के जनस्य गोपा यानी राजा को कहते हैं गोपति। लेकिन जब यहीं आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, यहां पर अब जन जो है जनपद में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब जन और जन मिलते हैं और एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करते हैं, बड़ा टेरिटोरी करते हैं अपना। मैंने बताया भी था कि जन और जन मिलेंगे। देखिए ये जन और जन मिलेंगे, हाँ, एक जन दूसरे जन पे अटैक करेगा, मिला लेगा तो जनपद हो जाएगा। या एक जन क्या करेगा, अगर इसके आगे फॉरेस्ट है, जंगल है, तो लोहे की कुल्हाड़ी से इसको काटा जाएगा या आग लगा दी जाएगी और फिर इस क्षेत्र को मिला लिया जाएगा तो जनपद बन जाएगा। ठीक है, तो कई जनों के मिलने से, एक या एक से ज्यादा जनों के मिलने से जनपद का निर्माण हो गया। फिर जनपद जो है, आगे कई जनपद मिलेंगे और एक महाजनपद बन जाएगा और इस तरह से 16 महाजनपदों का निर्माण होगा 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, जिसमें से मगध एक बड़े महाजनपद के रूप में उभर के आता है। देखिए महाजनपद का समय हो, प्रथम द्वितीय नगरीकरण का समय हो या रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म जैनिज्म का समय हो, सारा 6th सेंचुरी बीसी का समय है। ठीक है, तो महाजनपद बनते हैं, कई जनपद जब मिलते हैं तो एक महाजनपद का निर्माण होता है, यानी एरिया बड़ा होता गया। ठीक है, और महाजनपद इस तरह से 16 महाजनपद आपको इस पूरे एरिया में दिखाई देंगे। ठीक है, 16 महाजनपद, जिसमें मगध जो है सबसे मजबूत महाजनपद के रूप में उभर के आएगा और यहां पर फिर कई डायनेस्टी देखने को मिलेंगी। वैसे तो मगध में सबसे पहले बृहद्रथ, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, वो थे। उसके बाद जब ये महाजनपद के रूप में सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आता है मगध, और कई महाजनपदों को ये जीत लेता है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेता है मगध, तो वहां कई डायनेस्टी धीरे धीरे आती हैं वहीं पे। ठीक है, मगध में आपको हर्यक डायनेस्टी मिलेगी। मगध पहले आपको अवंती को, वत्स को, ठीक है, कोशल महाजनपद को, कोशल यहाँ था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अवंती है। ठीक है, उसके बाद वत्स है, अंग है, ये सबको मिला लेगा मगध अपने में। ठीक है, उसके बाद वहां हर्यक डायनेस्टी पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे ही ये ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आया है तो यहाँ पर हर्यक डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। जो कि हर्यक डायनेस्टी की शुरुआत होगी, उसमें 3 महत्वपूर्ण शासक होंगे, बिंबिसार, और उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, फिर उदयन। 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, आगे भी है नागदशक मुंडक, लेकिन 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी और फिर नंद डायनेस्टी। ठीक है, 3 डायनेस्टी हैं। तो जो शिशुनाग डायनेस्टी तक आते आते मगध जो है ना, ये शिशुनाग डायनेस्टी तक आते आते पहले बिंबिसार, हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी में बिंबिसार, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, फिर उसका बेटा उदयन। ठीक है, ये, और उसके बाद जो आता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी तक आते आते मगध महाजनपद में कोशल महाजनपद मिल जाएगा, वत्स मिल जाएगा,
काशी मिल जाएगा, अवंती मिल जाएगा, तो मगध एक बड़ा स्वरूप ले लेगा। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद अंतिम डायनेस्टी जो मौर्य डायनेस्टी के पहले आती है वो आती है नंद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर महानंदिनी, उसके बाद महापद नंद महान शासक, और उसके बाद धनानंद या घनानंद। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ओरली बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन सके। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो जो अंतिम शासक है घनानंद, या उसका दूसरा नाम धनानंद ही कहीं मिलेगा, तो धनानंद का शासन है जब है उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर, ठीक है, नंद डायनेस्टी के धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कर देता है 322 बीसी में, जो कि 185 बीसी तक चलता है। जहां जो प्रमुख शासक आएंगे, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और उसके बाद अशोक। अशोक के बाद बीच में भी कई शासक आएंगे, लेकिन अंतिम शासक को आपको याद रखना है बृहद्रथ को, ठीक है, और जिसका मर्डर हो जाता है बृहद्रथ का, किसके द्वारा? उसी के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि एक ब्राह्मण है। और यहीं पे ये शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। कब शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी? 185 बीसी में। 185 बीसी में ये मार देगा पुष्यमित्र शुंग। आगे तो पढ़ेंगे ही, जब पुष्यमित्र शुंग को हम पढ़ेंगे और शुंग डायनेस्टी को पढ़ेंगे। आज तो हमारा इंडो ग्रीक है। तो इस तरह से देखिए, मौर्यंस के बाद कौन आ जाएगा? पोस्ट मौर्यंस, ठीक है, पोस्ट मौर्यंस यानी मौर्योत्तर काल, ठीक है। और यहीं पे मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे को दो पार्ट में हम देखने वाले हैं। एक कुछ देसी उत्तराधिकारी हैं मौर्यंस के डाउनफॉल के बाद, कुछ विदेशी अधिकारी हैं। मैंने बताया देसी में शुंग डायनेस्टी, कान्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी मैंने बता दिया। सबसे पहले शुंग, उसके बाद यहीं पे कान्वा, और फिर सातवाहन साउथ इंडिया में। बाद में इनका विस्तार इधर भी होगा क्योंकि ये कान्वा को हराएंगे, ठीक है। उसी तरह से कुछ विदेशी ताकतें जो हैं, सीथियंस, सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे भारत में, ठीक है, सीथियंस, पर्थियंस और कुषाण। इंडो ग्रीक के बाद यानी हिंद यवन के बाद सीथियंस आएंगे, फिर पर्थियंस आएंगे, पहलव आएंगे और फिर कुषाण आएंगे। तो इस तरह से ये फॉरेनर्स भी आएंगे, कहां से? नॉर्थ वेस्ट से। तो इस तरह से दो पार्ट में हम देखेंगे। दो पार्ट का मतलब मैंने ये बताया कि दो पार्ट का मतलब ये है कि कुछ देसी शासक आएंगे यहां पर उभर के मौर्य डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद, और कुछ विदेशी ताकत जो है, कुछ विदेशी फॉरेन रूलर्स जो आएंगे वो नॉर्थ वेस्ट से आएंगे। तो इसको हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे, इंडो ग्रीक को देखेंगे, ठीक है, इंडो ग्रीक को देखेंगे। लेकिन इंडो ग्रीक को पढ़ने से पहले हम एक चीज यहां और देखेंगे आपको। यहां पर थोड़ा सा आप चाहें तो एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप जिन्होंने नहीं लिया हो, ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज समझने वाले हैं कि ये जो हिंद यवन या इंडो ग्रीक है, ठीक है, सबसे पहले यही आएंगे भारत में, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर हम अभी देखने वाले हैं क्या कि देखिए, ये मैं मिटा रहा हूं यहां पर, ये सब तो हमने समझ लिया कि ये कारण क्या था हिंद यवन के आने का भारत में, या बाद में इनका भी, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया है कि पोस्ट मौर्यंस को हम कह रहे हैं कि ये सेंट्रल इंडियन कॉन्टेक्ट्स भी हम कह सकते हैं। सेंट्रल इंडियन कॉन्टेक्ट्स, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य एशिया से संपर्क, क्योंकि ये मध्य एशिया की तरफ से ही आ रहे हैं। अब मध्य एशिया क्या है मैंने पहले भी आपको बताया था, यहां समझ लीजिए फिर एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे समझिएगा मध्य एशिया क्या है, ठीक है। मध्य एशिया देखिए, यहां पे ये चाइना है, देखते रहिए बस। ये जो है, ये पार्ट जो है ये चाइना है, ठीक है। ये देखिए, ये पार्ट जो है ये एक तरह से चाइना है लगभग, ठीक है, लगभग चाइना है, ठीक है, ये चाइना है, ठीक है। और आगे तक है चाइना, अगर देखेंगे तो चाइना यहां आगे तक होगा इस तरह से लगभग, ठीक है, चाइना होगा। यहां पे मंगोलिया हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें, यहां पे मंगोलिया होगा, इस तरह से देखेंगे तो ये मंगोलिया हो जाएगा। अब इसके ऊपर, चाइना के ऊपर आप जाएंगे ना, तो यहां पे देखेंगे कि यहां से ये रसिया हो जाएगा, ठीक है, यहां से ये रसिया हो जाएगा, ठीक है, ये रसिया हो गया। मैं अगर दूसरे इसके ऊपर देखिए, ये जो है
ये हो गया रसिया, ये रसिया हो गया, ये रसिया हो गया, ठीक है ना, ये रसिया हो गया। ये जो मैंने गोल गोल कर दिया ये चाइना वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये चाइना वाला पार्ट हो गया, ये तो मंगोलिया है। अब देखिए यहीं पे ये जो पार्ट है यहां पे मैंने बताया था रसिया से ही सटा हुआ नीचे इधर आप देखेंगे मैप में तो आपको सेंट्रल एशिया मिलेगा, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया जो है मैंने बताया था आपको, समझ लीजिए पिछले वीडियो में बता दिया था, ये रसिया है। ये सेंट्रल एशिया जो है या मध्य एशिया जो है ये पहले रसिया का ही पार्ट था। रसिया को तब सोवियत यूनियन कहा जाता था, यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, ठीक है। 1991 में यूएसएसआर या सोवियत यूनियन या सोवियत संघ टूट जाता है 15 देशों में, ठीक है, 15 देशों में। उसके बाद ये रसिया हो जाता है, रूस हो जाता है। और यहां पर इसी से यहां पर देखिए सेंट्रल एशिया में आज भी कितने कंट्री है, 5 कंट्री है। तो सबसे बड़ा जो है एक्सक्यूज मी, ठीक है, सबसे बड़ा यहां पर देखेंगे तो कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा पार्ट कजाकिस्तान है यहां पर। उसके नीचे यहां पे आएंगे तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। बीच में देखेंगे तो उज्बेकिस्तान और फिर इधर तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह से 5 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में आज के समय में। उस समय सोवियत यूनियन का पार्ट होते तो प्लेस तो वही है ना, लोकेशन तो वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। कौन कौन से कंट्री है आज भी पढ़िएगा, आपको ज्योग्राफी में भी बहुत हेल्प मिलेगा। सेंट्रल एशिया कौन कौन से कंट्री हैं, सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा उसमें कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। उसके बाद यहां पे कॉर्नर में देखेंगे अफगानिस्तान के जस्ट पास में, तो यहां पे आपको कजाकिस्तान के पास यहां पे कॉर्नर में किर्गिस्तान मिलेगा, फिर तजाकिस्तान मिलेगा। यहां बीच में आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान और फिर किनारे इसके मिलेगा आपको कौन सा, तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्री जो है सेंट्रल एशिया से हैं। अब इंडो ग्रीक के बारे में कहा जाता है, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था। ये इंडो ग्रीक जो आएंगे सबसे पहले, कहा जाता है कि इंडो ग्रीक जो थे ये बैक्टीरिया में इनका बेस था, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, समझ लीजिए। बैक्टीरिया में उस समय समझ लीजिए उस समय बैक्टीरिया जो है ना, कुछ अफगानिस्तान का कुछ पार्ट था बैक्टीरिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया है। अभी हम देखेंगे भी तो यहां नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशिया के पार्ट जो बैक्टीरिया बनाते थे, यहीं पे इंडो ग्रीक जो है इनका बेस था। जिस समय इंडो ग्रीक यहां पे शासन कर रहे थे उस समय ये शक जो है सिथियंस, ये सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव इनका था। और सेंट्रल एशिया में ये चाइना में भी, देखिए चाइना का बॉर्डर मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, चाइना का बॉर्डर हमने यहां पे दिखाया हुआ है, ये चाइना का बॉर्डर, ठीक है ना। तो चाइना में भी यह अपने आप को फैलाना चाह रहे थे, चाइना में भी खुद को फैलाना चाह रहे थे और फैला भी रहे थे एक तरह से। लेकिन हुआ क्या कि ये जो शक है ये चाइना में भी थे, सेंट्रल एशिया में भी थे, चाइना में भी कुछ अपने आप को फैला रहे थे। लेकिन आप देखेंगे डाउनफॉल का, मौर्यंस के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जब ये अपने आप को फैला रहे हैं और जिस समय इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन यहां पे बैक्टीरिया में शासन कर रहे हैं, उसी समय, ठीक है, उसी समय यहां पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया जाता है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया जाता है, देखिए यहीं पे ये ग्रेट वॉल ऑफ जब चाइना बन गया तो क्या हो गया, चाइना का रास्ता, चीन का रास्ता तो बंद हो गया, ठीक है। चीन अब जो शक इधर थे, इधर से चाइना की तरफ जा रहे थे, उनका एंट्री बंद हो गया। प्लस इनको खदेड़ा भी जाने लगा। यूची जाति एक थी, बाद में मैं बताऊंगा, यूची जो थे वो भी इनका पीछा कर रहे थे शकों का। तो शक जो थे वो उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि इधर का रास्ता बंद हो गया, लेकिन भारत का इधर नॉर्थ वेस्ट का रास्ता तो ओपन था। इसको बंद करने का उपाय सम्राट अशोक ने नहीं किया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म में के प्रचार प्रसार में, ठीक है, इतने ज्यादा मगन हो गए थे कि इधर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया
और बाद के शासकों ने, जब अशोक ने नहीं दिया तो बाद के शासकों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अंतिम सबसे मजबूत शासक जो थे अशोक थे। तो एक ही रास्ता खुला मिला इनको, इंडो ग्रीक को, ठीक है, किसको, सॉरी, जो फॉरेन रूलर्स हैं, एक ही रास्ता किसको, ये शक जो है, शकों को क्या था कि एक ही रास्ता मिल रहा है नॉर्थ वेस्ट से। शक क्या थे, सेंट्रल एशिया में अपने आप को फैला रहे थे। शक ये चाइना में भी इन करना चाह रहे थे, लेकिन चाइना ने महादीवार बना दिया। क्या बना दिया, महादीवार बना दिया। यहां पर चाइना ने, देखिए चाइना ने महादीवार बना दिया, महादीवार बन गया, यहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के बाद जो शक यहां पे सेंट्रल एशिया में हैं और खुद को चाइना में इन करा रहे हैं, अब इनका एंट्री बंद हो गया। अब एक ही खुला रास्ता बनता है कि जो शक हैं वो नॉर्थ वेस्ट से भारत की तरफ आए, क्योंकि भारत का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, ठीक है ना। अफगानिस्तान का रास्ता खुला हुआ है। भारत तो उस समय, ये अफगानिस्तान तो उस समय मौर्य साम्राज्य का पार्ट ही था, अफगानिस्तान भी था, आपको पता ही है। तो इधर से आए। अब देखिए, जब शक इधर से एंट्री मारेंगे तो इन पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इंडो ग्रीक पे, ठीक है, इंडो ग्रीक पे एक प्रेशर बनेगा, क्योंकि अब शक यहां से आना शुरू कर रहे हैं, इधर से आना शुरू कर रहे हैं, बैक्टीरिया पे बार बार बैक्टीरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर, जो ये बैक्टीरिया का प्रेशर है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पे जो प्रेशर पड़ा, जो इंडो ग्रीक पे, वो शकों की वजह से भी एक प्रेशर पड़ा कि वो भारत की तरफ चले। किसपे, ये बैक्टीरिया में जो है इंडो ग्रीक, उन पे एक प्रेशर पड़ता है कि वो भारत की तरफ चले। तो ये भी एक रीजन था इंडो ग्रीक के आने का। तो यहां पर आपने सेंट्रल एशिया को भी समझ लिया, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। क्या था, ये चाइना है, फिर से समझ लीजिए, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया को समझना बहुत जरूरी है। ये चाइना है भारत के ऊपर, ठीक है, और यहीं पे ये मंगोलिया है। हाँ, अब चाइना के ऊपर अगर देखें, यहीं पे ये चाइना के साथ ये मंगोलिया लगा हुआ है, सर नीचे लगा हुआ है ये, ठीक है, ये चाइना है, नहीं ऊपर ये मंगोलिया है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, और इसके ऊपर पूरा ये रसिया है, पूरा ये रसिया है, ठीक है, ये रसिया है, ठीक है, रसिया है ये। अब रसिया जो है, ये जो पार्ट है रसिया का, यही मध्य एशिया है। हाँ, उस समय पहले 1991 तक तो ये सोवियत यूनियन कहलाता था, रसिया नहीं था, क्योंकि 15 देश इसमें शामिल है। 1991 में ये टूटता है, सोवियत यूनियन या सोवियत संघ या यूएसएसआर उसको कहते थे। तो ये 15 देशों में टूट जाएगा। उसी में से आज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो 5 देश हैं आज के पर्सपेक्टिव में। सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, फिर यहां आप देखेंगे किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा, किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, 3 देश हो गए। फिर यहां पे बीच में है उज्बेकिस्तान, फिर यहां पे है तुर्कमेनिस्तान। यही 5 कंट्री जो है सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया बनाते हैं आज के संदर्भ में। तो लोकेशन तो पहले भी यही होगा, साथ हो या अलग हो, लोकेशन तो पहले ही यही होगा। और ये अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट जो है वो मिलके बनाता था बैक्टीरिया, यहीं पे थे इंडो ग्रीक, ठीक है। शक जो है, शक सेंट्रल एशिया में अपने आप को फैला रहे थे, वो चीन में भी आ रहे थे, लेकिन चाइना ने ये महादीवार बना दिया, ठीक है, महादीवार बना दिया चाइना ने, और महादीवार भी बना दिया और इधर से सब खदेड़े भी जाने लगे। तो ओपन इनको रास्ता मिल गया नॉर्थ वेस्ट की तरफ, भारत में आने का। चाइना का रास्ता बंद हो गया और ये आने लगे किधर, इस तरफ इनका प्रेशर पड़ने लगा। तो कहा जाता है कि ये जो इंडो ग्रीक यहां पर हैं, हाँ, अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट या अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट को लिए हुए जो बैक्टीरिया बना रहे हैं, यहीं पे इंडो ग्रीक हैं। तो शकों के इधर आने से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, हाँ, इन पर भी एक प्रेशर बना कि ये भारत की तरफ चले, और यही कारण था हिंद यवनों या इंडो ग्रीक के आने का। अब हम आगे की बात करेंगे, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इंडो ग्रीक जो है वो भारत में आते हैं, और भारत में आकर वो 2 डायनेस्टी में बढ़ जाते हैं। एक यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी होती है जिसकी कैपिटल बनाई जाती है तक्षशिला में, और दूसरी डायनेस्टी बनती है यहां पर डिमेट्रियस, ठीक है,
डिमेट्रियस डायनेस्टी, जिसका कैपिटल साकल यानी कि आज का आधुनिक सियालकोट, दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, ये कैसे बनता है? एक तो हमने जाना कि कैसे सेंट्रल एशिया में शकों का प्रभाव था, सीथियंस का प्रभाव था, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहां बन जाने से, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाने से कैसे सीथियंस का यानी शकों का प्रवेश बंद हो जाता है चाइना में। ये देखिए यहां पर मैंने बनाया हुआ, समझ लीजिए इसको फिर से। तो कैसे प्रवेश बंद हो जाता है और कैसे फिर सीथियंस जो हैं वो भारत की तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ वेस्ट की ओर से, नॉर्थ वेस्ट की ओर से, और यहीं पे कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट की ओर से, यहीं ना कहीं जो है, जब नॉर्थ वेस्ट की ओर से आएंगे सीथियंस, तो इसका प्रेशर जो है ये बैक्टीरिया में जो इंडो ग्रीक हैं, इनका बेस इंडो ग्रीक, देखिए ये पूरा मैप है, ये मैंने खाली भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का ये बैक्टीरिया है। यहां पर मैंने बताया कि जब यहां पर इंडो ग्रीक रूल कर रहे हैं बैक्टीरिया में, देखिए यहां पर भी दिखाया हुआ है बैक्टीरिया में, उस समय सेंट्रल एशिया में शक अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। देखिए ये यहां पर आप इस मैप में आप देखेंगे तो समझिए इसको, ये भारत है, ये अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है, ये भारत है, अफ्रीका है। यहां पे अगर देखेंगे तो यहां से इधर चाइना हो जाएगा, देखेंगे इधर चाइना हो जाएगा, इस तरफ से ये यहां चाइना हो जाएगा, और ये पूरा रसिया हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये अब यूरोप हो रहा है, ठीक है, ये यूरोप हो रहा है, ये अफ्रीका है, भारत है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये वाले पार्ट के ऊपर चाइना होगा ना, ये वाले पार्ट के ऊपर चाइना होगा, ठीक है, चाइना होगा, और फिर यहां से ये रसिया निकल जाएगा, अभी मैंने पहले बताया था। तो ये सेंट्रल एशिया, यहीं पर आज के समय में 5 कंट्री होंगे। कौन कौन से कंट्री होंगे? मैंने बताया था कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, उसके बाद किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, फिर बीच में उज्बेकिस्तान, और फिर किनारे तुर्कमेनिस्तान। तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो पहले यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। 1991 में सोवियत यूनियन या सोवियत संघ या यूएसएसआर 15 देशों में बढ़ जाता है, और ये 5 सेंट्रल एशिया के कंट्री निकल के आएंगे। हालांकि लोकेशन तो यही होगा मध्य एशिया का, तभी तो ये मध्य एशिया का जो क्षेत्र है यहीं पे शक है, मैंने बताया था, और शक अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। ये ट्राइबल ग्रुप है, जनजाति है, ये बेसिकली, तो ये अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, और चाइना में भी इनका यह है कि ये चाइना में भी प्रवेश कर सके। ठीक है, यहां से देखिएगा तो चाइना में भी इनका, अगर देखें तो चाइना में भी चाहते हैं कि इनका प्रवेश हो, लेकिन अब प्रवेश कर भी रहे हैं, लेकिन अचानक यहां से अगर देखेंगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहां चाइना का बॉर्डर ये है, देखिए यहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाएगा, जिसकी वजह से इनका प्रवेश बंद हो जाएगा, एंट्री नहीं ले पाएंगे चाइना से, और चाइना से खदेड़े भी जा रहे हैं, ऊंची जाती है वो भी खदेड़ रही है सेंट्रल एशिया से इनको, और चाइना की तरफ से। तो शक जो है अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भारत की तरफ आ रहे हैं, और इनका प्रेशर बन रहा है जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान, और कुछ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का पार्ट लिए हुए बैक्टीरिया है जहां पे इंडो ग्रीक है, इन पर शकों का प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये तो एक कारण हुआ कि ये भारत की तरफ बढ़े, इंडो ग्रीक। ठीक है, और भी क्या कारण थे उसके बाद के, वो भी देखते हैं। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि जब ये भारत में आते हैं तो इंडो ग्रीक का 2 डायनेस्टी हो जाता है, एक यूक्रेडाइट्स डायनेस्टी जिसकी कैपिटल तक्षशिला बनती है, और एक डेमेट्रियस डायनेस्टी जिसकी तक्षशिला साकल या मॉडर्न सियालकोट बनती है। तो ये आपको अब इसके बैकग्राउंड को समझना है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं इसके जड़ में सिकंदर है, अलेक्जेंडर है, समझ लीजिए, कहीं ना कहीं इसके जड़ में सिकंदर है, अलेक्जेंडर है। एक बार चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में भी हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब देखिए सिकंदर कैसे है। देखिए सिकंदर जब भारत में आता है 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है। ठीक है, सिकंदर का जब आक्रमण होता है तो देखिए सिकंदर यही मैसिडोनिया, ये पूरा यूनान है, ये अफ्रीका है, ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप है पूरा, यहाँ पे सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये ग्रीक है, मतलब ग्रीस है, ग्रीक का है, ये पूरा ग्रीस है। इसमें एक छोटी सी कंट्री
है कौन सी, मैसिडोनिया। यहीं से सिकंदर आता है, यहीं का शासक था वो। पहले पूरा ग्रीस जीतेगा और फिर तुर्की होते हुए ये भारत में इन करेगा। और उस समय भारत में नहीं, सॉरी, ये तुर्की होते हुए ये इन करेगा कहां पे, हखामनी साम्राज्य में। एक तरह से कहें तो ये ईरानी साम्राज्य है पूरा। हालांकि ईरान यहां है, समझिएगा इसको, मैंने अलेक्जेंडर जब पढ़ाया था तब भी बताया था। ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, देखिए यहां तक तो रसिया है, जहां पे सेंट्रल एशिया मैंने बताया, ठीक है। ये जो है ईरानी साम्राज्य है पूरा, ये पूरा ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस है। इसमें एक छोटा सा स्टेट है, राज्य है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया का शासक है सिकंदर या अलेक्जेंडर। यहां से ये तुर्की से इन करेगा और ये पूरा, देखिए ईरान यहां है, लेकिन उस समय ये पूरा तुर्की, हाँ, सीरिया, इराक, ठीक है ना, यहां पर इवन इजिप्ट है आपको अफ्रीका में, ये इजिप्ट, ये सारा जो है, इधर आपको अफगानिस्तान, ठीक है ना, इधर अफगानिस्तान का कुछ पार्ट और इधर आपको ईरान, ये सारा जो है ये किसके पास है, ईरानी साम्राज्य में है। दारा थर्ड का साम्राज्य है, दारा थर्ड का यानी डेरियस थर्ड का एम्पायर है जब सिकंदर यहां आता है। और ये सिकंदर से, इस मैसिडोनिया के राज्य से, इस मैसिडोनिया के स्टेट से ये 40 गुना बड़ा है, ठीक है। और उस समय ये ईरानी साम्राज्य कहलाता है, डेरियस थर्ड का या दारा थर्ड का, ठीक है, या इसे हखामनिया साम्राज्य कहते हैं, या इसे अखामनी साम्राज्य कहते हैं, अकामेनियन कहते हैं, पारसिक कहते हैं, फारस का साम्राज्य कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। डेरियस थर्ड के पहले इसी पे दारा सेकंड भी होगा और दारा फर्स्ट भी था, क्योंकि दारा फर्स्ट ने अटैक किया था यहां पर, तो दारा सेकंड भी होगा। दारा सेकंड की चर्चा हमने कहीं की नहीं है, क्योंकि हमें उसकी चर्चा की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही इतिहास में उसकी उसके बारे में कहीं किताबों में कुछ जिक्र मिलता है। तो दारा फर्स्ट के समय से ये पूरा हखामनी या ईरानी साम्राज्य था। सिकंदर इधर से ही आता है, ठीक है। लेकिन सिकंदर 326 बीसी में भारत पे अटैक करता है, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। देखिए छोटा सा लकीर जो निकला हुआ है, यहां मैंने बी नहीं लिखा है, सबका नाम तो लिखा है, लेकिन ब्यास जो है ये नहीं लिख पाया हूं क्योंकि यहां स्पेस नहीं था, यही ब्यास है, ठीक है। यही जो है ये जो है ना, ये ब्यास है, ठीक है, ब्यास रिवर है। तो ये ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा, वापस लौटेगा। इराक में सिकंदर की डेथ हो जाती है बेबीलोन में। ये परिस्थितियां थी उस समय की। लेकिन सिकंदर जब लौटता है तो लौटने के बाद उसके पास अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य उसने छोड़ा है, और उसका एक जनरल है सेल्यूकस निकेटर। बहुत सारे सेनापति हैं, जनरल हैं, हाँ, जो यहां पर हैं इसी एरिया पर जाने के बाद भी। लेकिन उन सब में एक स्ट्रगल होता है और उसमें सेल्यूकस जो है वो सबसे ताकतवर जनरल के रूप में उभरता है। और सेल्यूकस के पास जो क्षेत्र बचता है, सीरिया, पर्थिया, अफगानिस्तान, मैसिडोनिया, बैक्टीरिया, नॉर्थ वेस्ट, वो सारा बचेगा किसके पास, सेल्यूकस के पास। देखिए सेल्यूकस निकेटर, हालांकि अफगानिस्तान का कुछ एरिया, हाँ, जैसे कांधार था, हेरात था, ये पाकिस्तान वाला जो आज का है, उसमें जो जेडोसिया जिसे बलूचिस्तान आज कहा जाता है, वो सब उसे चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़े थे। आप पढ़े होंगे 305 में जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, तो उसमें कुछ एरिया उसने दिया था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का। बावजूद सेल्यूकस के पास काफी कुछ एरिया था यहां पर, ठीक है। तो अगर देखें तो सेल्यूकस के बाद उसका बेटा था एंटियोकस फर्स्ट, तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और यह साम्राज्य पहले कहा जाता था हखामनी, अखामनी, अकामेनियन, फारस का साम्राज्य, पारसिक साम्राज्य, ठीक है। हखामनी या अखामनी इसलिए कहा जाता था ना, जैसे मौर्य वंश चलता था, वैसे ही वह हखामनी या अखामनी ये डायनेस्टी चलती थी, वहां पे वंश चलता था उसी के नाम पे। तो ये इस पूरे क्षेत्र पे उस समय ईरान का प्रभाव था। अब सेल्यूकस जब है तो ये सीरियन साम्राज्य कहा जाता है, सीरिया से सब रूल करते हैं। लेकिन सारे जो टेरिटरीज हैं, इतना बड़ा जो एरिया है, वो सब सीरिया साम्राज्य के तहत आता है, और वहां पे सेल्यूकस है। सेल्यूकस के बाद तक तो, एंटियोकस फर्स्ट तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, ठीक है। लेकिन
एंटियोकस II जब आता है, एंटियोकस फर्स्ट का बेटा है, यानी सेल्यूकस का ये ग्रैंड सन है। ये बहुत वीक है, शराब वराब पीते रहता है, ठीक है, बहुत वीक रूलर है। तो यहां पर क्या होता है कि देखिए एंटियोकस II के समय चूंकि वीक है इसलिए रिवोल्ट होगा। कहां कहां रिवोल्ट होगा देखिए, यहां मैंने बनाया हुआ है बैक्ट्रिया, यही बैक्ट्रिया है, नॉर्थ अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र और कुछ सेंट्रल एशिया का क्षेत्र, यही बैक्टीरिया है जहां पे रूल कर रहे हैं कौन, इंडो ग्रीक, ठीक है, हिंद यवन जिनको हिंदी में कहा जाता है। अब यहां पे दो रिवोल्ट होते हैं, एक तो बैक्टीरिया में होता है और एक परथिया होता है। देखिए परथिया जो मैंने यह लिखा है ना, ये नॉर्दर्न ईरान का पार्ट परथिया कहा जाता था उस समय, ठीक है, नॉर्दर्न ईरान, उत्तरी ईरान का क्षेत्र जो था वो परथिया कहा जाता था। तो ये भी आएंगे भारत में, ठीक है, पहलौ जिनको कहा जाएगा। तो दो रिवोल्ट होते हैं, एक तो बैक्टीरिया में होता है और दूसरा होता है परथिया में, ठीक है। किसके समय, एंटियोकस II के समय ये रिवोल्ट हो गए, ठीक है। अब ये रिवोल्ट जो होता है देखिए, एक रिवोल्ट करता है डियोडोटस फर्स्ट जो गवर्नर है वहां का, कहां का, बैक्टीरिया का, लेकिन इस समय तक ये अर्ध स्वतंत्र, पूरी तरह से अलग नहीं कर पाता, ठीक है, पूरी तरह से बैक्टीरिया को अलग नहीं कर पाया, यानी कि सेमी इंडिपेंडेंट एक तरह से है यहां पर। लेकिन जब इसका बेटा डियोडोटस II आएगा, डियोडोटस द्वितीय, तो ये पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। पहले अर्ध स्वतंत्र था लेकिन डियोडोटस II पूरा स्वतंत्र करा लेगा। परथिया में जो होता है वहां पे एक्सस या ओरेक्सस, ये परथिया, ये परथिया, यहां पर या तो एक्सस है या ओरेक्सस है, दोनों नाम आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग, कहीं ओरेक्सस है कहीं एक्सस है, इस तरह से मिलेगा नाम, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमें दो रिवोल्ट होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक समय ही रिवोल्ट हुए हैं, तो ये हमने बताया है आपको, ठीक है। अब देखिए डियोडोटस II जो है, हमें यहां तक पहुंचना है, ठीक है ना, ये पूर्ण स्वतंत्र करा लेता है और पूर्ण स्वतंत्र कराने के बाद बिल्कुल क्या करता है, अपने को ये जो ओरिजिनली सेल्यूकस का साम्राज्य है, सीरिया का साम्राज्य, इससे अलग कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसी का फिर सेनापति है एक यूथिडेमस, डियोडोटस का सेनापति जनरल जो है ये यूथिडेमस है, ध्यान रखिएगा, किसका, डियोडोटस का, यूथिडेमस, हाँ। तो डियोडोटस वाज मर्डर्ड बाय हिज जनरल यूथिडेमस, ठीक है, यूथिडेमस। अब ये किसके समय में ये घटना हो रही है, ये घटना सेल्यूकस III के समय में हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये जो घटना हो रही है यूथिडेमस वाला, ये मर्डर जो हो रहा है, ये हो रहा है सेल्यूकस III के समय। ये जो है यहां पर एक बार आप, मैं इसको मिटा के फिर यहां पे एक बार फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, क्योंकि इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर, इसका कोई काम नहीं है परथिया का, ठीक है ना, ये बस आपको नाम याद रखना है यहां पर। अब देखिए ये जो मर्डर होता है ये होता है in the time of थर्ड, सेल्यूकस III का रूल है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए सेल्यूकस II का कोई काम नहीं है, ठीक है। एंटियोकस II के समय रिवोल्ट हुआ बैक्टीरिया में और परथिया में, यहां पे पहले रिवोल्ट करेगा डियोडोटस फर्स्ट, उसके बाद ये समय ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा, अर्ध स्वतंत्र करा पाएगा डियोडोटस II जो है, डियोडोटस द्वितीय वो पूर्ण स्वतंत्र करा लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, डियोडोटस का सेनापति है यूथिडेमस, हाँ, ये क्या करता है, ये हाँ मर्डर्ड बाय हिज जनरल, डियोडोटस II मर्डर्ड बाय हिज जनरल, ये ध्यान रखना है, मर्डर्ड बाय, डियोडोटस II वाज मर्डर्ड बाय हिज जनरल यूथिडेमस, ठीक है। किसके समय में होता है ये, सेल्यूकस III के समय में होता है, ठीक है। अब जो ये घटना होगी, चूंकि सेल्यूकस III के समय होता है, तो यूथिडेमस को ये बुलाएगा कौन, सेल्यूकस III, सेल्यूकस III के समय ही घटना हो रही है, ये सेल्यूकस III किसको बुलाएगा, यूथिडेमस को, लेकिन यूथिडेमस खुद नहीं जाएगा, ये भेजेगा अपने सन को
जिसका नाम है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस कौन है? यूथिडेमस का बेटा है। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ डेमेट्रियस। ये जाता है सेल्यूकस 3 के पास, लेकिन ये बहुत देखने में हैंडसम है, खूबसूरत है, और कहा जाता था कि बहुत ज्यादा ये एक ग्रेट वॉरियर भी था, ग्रेट रूलर भी था, कहा जाता है डेमेट्रियस के बारे में। तो इसके पर्सनालिटी से सेल्यूकस 3 जो है, सेल्यूकस 3 जो है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और अपनी बेटी की शादी ये करा देता है। देखिए डॉटर किसकी? सेल्यूकस 3 की। मैंने माइनस दिया है यानी कि फीमेल। डिमेट्रियस प्लस, यही डिमेट्रियस है जो कि यूथिडेमस का बेटा है। दोनों की शादी हो जाती है और इस शादी का मतलब यह है कि सेल्यूकस 3 जो कि सीरियाई साम्राज्य का शासक है, अब वो क्या करेगा? चूंकि बेटी से शादी हो जाती है तो डेमेट्रियस को क्या कहेगा कि भाई अब तो ये दामाद हो गया, आप इंडिपेंडेंटली रूल करो, रिकॉग्नाइज्ड एज रूलर ऑफ बैक्ट्रिया बाय सेल्यूकस 3। कौन? ये डेमेट्रियस, ठीक है ना। इस डेमेट्रियस को रिकॉग्नाइज कर देता है, रिकॉग्नाइज्ड एज रूलर ऑफ बैक्ट्रिया बाय सेल्यूकस 3। सेल्यूकस 3 ने क्या किया कि अपनी बेटी से शादी कराई और इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए फिर से एक बार बहुत आराम से इसको समझिएगा, बहुत ही किताबों से समझ में नहीं आता। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट हो गया ना, बैक्ट्रिया कहां है, पर्थिया कहां है, ठीक है। सिकंदर का साम्राज्य क्या था, सेल्यूकस के साम्राज्य के बारे में मैंने लिख ही दिया है और बता भी दिया है, ठीक है। देखिए सेल्यूकस का बेटा एंटियोकस, सिकंदर के बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य पे सेल्यूकस का, निकेटर का जो है वो कंट्रोल है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर एक जनरल था, बाद में मैंने बताया भी था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई होगी और फिर कुछ एरिया भी देगा, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, उसके पास। देखिए सेल्यूकस के पास जो एरिया है वो काफी दिनों तक एंटियोकस फर्स्ट तक तो ठीक रहता है, उसका जो बेटा है, लेकिन उसका जो ग्रैंड सन है एंटियोकस 2 वो बहुत ही ज्यादा नालायक है, ठीक है। तो इसके समय अब रिवोल्ट होता है, ये वीक शासक है, ठीक है। तो रिवोल्ट होगा, ठीक है, रिवोल्ट होगा, विद्रोह होगा। एक रिवोल्ट होगा बैक्ट्रिया में, दूसरा रिवोल्ट होगा पर्थिया में, और ये सब अब कहे जा रहे हैं सीरियन अंपायर कहे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेल्यूकस का जो साम्राज्य है उसका कंट्रोल सीरिया से हो रहा है, ठीक है। यहां पे जो रिवोल्ट करता है डियोडोटस फर्स्ट है, अर्ध स्वतंत्र कराता है बैक्ट्रिया को, हाँ पूरा नहीं करा पाता, लेकिन उसका बेटा डियोडोटस 2 पूरा स्वतंत्र करा लेता है, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। दूसरा एक पर्थिया में भी होता है, एक्सस या और एक्सस के लीडरशिप में, हाँ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों होता है कब? एंटियोकस 2 के समय में ही पर्थिया और बैक्ट्रिया में रिवोल्ट हो रहे हैं, यहां तक हम समझ लें। लेकिन डियोडोटस सेकेंड जो पूरी तरह से बैक्ट्रिया को स्वतंत्र करा लेता है, ये अपने ही सेनापति जिसका नाम है यूथिडेमस, उसके द्वारा इसको मार दिया जाता है, ठीक है। और ये समय कब किसका चल रहा है? इस समय रूल चल रहा है सेल्यूकस 3 का, सेल्यूकस 3 का रूल चल रहा है। सेल्यूकस 3 इसको यूथिडेमस को बुलाता है, लेकिन यूथिडेमस खुद नहीं जाता, अपने बेटे डिमेट्रियस को भेजता है सेल्यूकस 3 के पास, ठीक है। सेल्यूकस 3 के पास जब डेमेट्रियस पहुंचता है, यानी यूथिडेमस का बेटा डेमेट्रियस पहुंचता है सेल्यूकस 3 के पास, हाँ तो क्या होता है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बहादुर भी था, ठीक है। ही वाज ए ग्रेट वॉरियर, ही वाज ए ग्रेट रूलर। तो इसके पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर सेल्यूकस 3 अपनी बेटी की शादी कर देता है डेमेट्रियस से, और फिर क्या कहता है भाई कि जाओ भाई, अब ये बैक्ट्रिया जो हुआ तुम्हारा हुआ, ठीक है, बैक्ट्रिया अब तुम्हारा हो गया, रिकॉग्नाइज्ड है। पहले तो शादी कराई, देखिए यहां पर शादी कराई, उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड एज रूलर ऑफ बैक्ट्रिया बाय सेल्यूकस 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सेल्यूकस 3 रिकॉग्नाइज भी कर देता है, चलो भाई जाओ। अब ये डेमेट्रियस जो है, यही डेमेट्रियस है, ठीक है, ये डेमेट्रियस अब बैक्ट्रिया पे रूल करने लगता है। लेकिन जब बैक्ट्रिया में होता है, ठीक है, तो यूथिडेमस कहता है, इसका फादर डिमेट्रियस का, कि तुम भारत की तरफ जाओ, भारत को भी देखो, भारत को जीतो। तो अब जो क्या होता है, डेमेट्रियस जो है भारत की तरफ आता है, ठीक है, भारत की तरफ आता है, और ये भारत में आएगा, और भारत में आकर ये डेमेट्रियस, ये देखिए साकल जो कि
चेनाब और रावी नदी के बीच में पड़ता है। साकल पाकिस्तान में है आज, मॉडर्न सियालकोट जिसको कहा जाता है। यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट साकल, यहां पे आके ये अपना कैपिटल बना लेगा, यहां पे आएगा और अपना कैपिटल यहां बनाएगा। इस बीच देखिए यूथिडेमस जो है इसकी डेथ भी हो जाएगी। जब डेमेट्रियस भारत में आता है इस बीच यूथिडेमस की डेथ भी हो जाती है, कहा जाता है। ठीक है, अब सेल्यूकस 3 के बाद सेल्यूकस 4 जब आएगा, सेल्यूकस 4 का शासन आएगा तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी और ये कहेगा कि भाई मुझे बैक्टीरिया फिर वापस चाहिए, मुझे ये बैक्टीरिया वापस चाहिए, ये कहेगा सेल्यूकस 4, जो बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट हो चुका था। ठीक है, अब इसको अपना बैक्टीरिया वापस चाहिए। इस बैक्टीरिया पर शासन किसका था? यूथिडेमस और डेमेट्रियस का। डेमेट्रियस यूथिडेमस के कहने पर भारत की तरफ आ जाता है और साकल या मॉडर्न सियालकोट को यहां पे अपनी राजधानी बना लेता है। लेकिन तब तक क्या होता है कि यूथिडेमस का डेथ हो जाएगा यहां पर बैक्टीरिया में, और सेल्यूकस तो कह ही रहा है कि मुझे चाहिए फिर दोबारा बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब ये अपना एक जनरल यूक्रेडाइट्स को भेजेगा, वांटेड बैक्टीरिया बैक। कौन? सेल्यूकस 4 वांटेड बैक्टीरिया बैक। अब ये किसको भेजता है? यूक्रेडाइट्स को। ये जनरल है सेल्यूकस 4 का सेनापति है, यूक्रेडाइट्स को टू बैक्टीरिया। यूक्रेडाइट्स अब बैक्टीरिया पहुंचेगा और बैक्टीरिया आकर यूक्रेडाइट्स इस बैक्टीरिया को जीत लेगा। और चूंकि यूथिडेमस तो है ही नहीं, मर चुका है, डेमेट्रियस जो है भारत में है, अब कंट्रोल हो गया यूक्रेडाइट्स का। यूक्रेडाइट्स का कंट्रोल हो गया। ठीक है, यूक्रेडाइट्स का कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब जब यूक्रेडाइट्स यहां बैक्टीरिया को जीत लेता है तो ये भी भारत की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और ये भारत की तरफ जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? ये यूक्रेडाइट्स भारत में आएगा और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, जहां डेमेट्रियस ने अपना कैपिटल साकल को बनाया वहीं तक्षशिला को इसने बनाया। ये तक्षशिला इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला। ठीक है, दोनों तक्षशिला भी बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था उस समय, आप जानते हैं एजुकेशन हब माना जाता था। साकल भी एजुकेशन हब और ट्रेड सेंटर था, ये भी ट्रेड सेंटर और एजुकेशन हब था। तो इस तरह से भारत में जब दोनों आते हैं, सेल्यूकस 4 का जो जनरल है यूक्रेडाइट्स, ये अटैक करता है बैक्टीरिया पर, क्योंकि सेल्यूकस 4 को बैक्टीरिया चाहिए, बैक्टीरिया जीत भी लेता है और फिर ये भी भारत की तरफ बढ़ता है। तो पहले डेमेट्रियस भारत की तरफ आया जिसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद चूंकि डेमेट्रियस जब भारत में है तभी यूथिडेमस की बैक्टीरिया में डेथ हो जाती है। ठीक है, जब डेमेट्रियस यानी यूथिडेमस का बेटा भारत में है तभी यूथिडेमस की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया बिल्कुल कोई नहीं है वहां पर। सेल्यूकस 4 कहता है कि भाई मुझे तो बैक्टीरिया वापस चाहिए। यूक्रेडाइट्स जो सेल्यूकस 4 का जनरल है, सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, वो पहुंचता है बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया को वो जीत लेता है और बैक्टीरिया जीतने के बाद ये भी भारत की तरफ आता है और ये तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है, जो कि इंडस और झेलम के बीच में है, जबकि साकल जो है चेनाब और रावी के बीच में साकल पड़ता है, मॉडर्न सियालकोट जिसे आधुनिक सियालकोट कहा जाता है। तो इस तरह से भारत में इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं उनके 2 डायनेस्टी आपके सामने आते हैं। ठीक है, ये सामने आते हैं और फिर ये दोनों डायनेस्टी चलेगी जिनके बारे में अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये जानना है कि भारत में यूक्रेडाइट्स और डिमेट्रियस वंश जो थे ये 2 वंश आगे चले। ठीक है, इनका बैकग्राउंड मैंने बता दिया, सीधी सी बात है। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। सेल्यूकस देखिए बहुत जल्दी से, सेल्यूकस के समय सब कुछ ठीक ठाक है। सेल्यूकस के बाद उसका बेटा एंटियोकस फर्स्ट है, उस समय भी ठीक ठाक है। एंटियोकस 2 के समय 2 रिवोल्ट होते हैं, एक बैक्ट्रिया में एक पर्थिया में। बैक्ट्रिया में पहला डियोडोटस फर्स्ट और दूसरा डियोडोटस सेकंड के तहत डियोडोटस फर्स्ट अर्ध स्वतंत्र करा पाता है, डियोडोटस 2 जो है द्वितीय जो है पूर्ण स्वतंत्र करा लेता है। ठीक है, पर्थिया में जो रिवोल्ट होता है या विद्रोह होता है वो एक्सस या ओरेक्सस के लीडरशिप में होता है, हमें कोई मतलब नहीं है, बस उतना ही तक जानना था।
डिओडोटस जो बैक्टीरिया को पूर्ण स्वतंत्र करा लेता है, इसका जनरल कौन है? यूथिडेमस है, इसका मर्डर करता है। ठीक है, जब इसका मर्डर करता है उस समय सेल्यूकस थर्ड का शासन है। सेल्यूकस थर्ड यूथिडेमस को बुलाएगा अपने पास, लेकिन यूथिडेमस किसको भेजेगा? अपने बेटा डिमेट्रियस को भेजेगा। जब डिमेट्रियस सेल्यूकस 3 के पास पहुंचता है तो डिमेट्रियस की पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत बहादुर भी है। हाँ, he was a great ruler, he was a great warrior। तो इसके पर्सनालिटी से he was very handsome। तो इसके पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर सेल्यूकस थर्ड अपनी बेटी की शादी पहले करता है डिमेट्रियस से और कहता है जाओ भाई, बैक्टीरिया तुम्हारा हुआ, इंडिपेंडेंटली शासन करो, अब हमारा सीरिया से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब पूर्णतः ये अब आजाद होकर शासन करने लगता है डिमेट्रियस। लेकिन अब जब ये बैक्टीरिया यूथिडेमस और डिमेट्रियस के तहत है, उस समय यूथिडेमस कहता है अपने बेटे डिमेट्रियस से कि अब तुम भारत की तरफ जाओ। डिमेट्रियस भारत की तरफ आता है। हाँ, साकर को अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, और बीच में चूंकि ये बूढ़ा है यूथिडेमस, जब ये भारत में है इसकी डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया में कोई नहीं है। इसी बीच सीरिया में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, सेल्यूकस फोर्थ जो है वो यहाँ का रूलर बनता है और इसको अब दोबारा ही वांटेड बैक्टीरिया बैक, इसको दोबारा बैक्टीरिया चाहिए। तो इसके लिए इसने यूक्रेडाइट्स अपने जनरल को भेजा, अपने सेनापति को भेजा, अपने कमांडर इन चीफ को भेजा। कहां पे? बैक्टीरिया, यहां पे लिख दिया है मैंने, बैक्टीरिया भेजा। और यूक्रेडाइट्स आके, बैक्टीरिया तो जीतता ही है, साथ ही ये भी भारत की तरफ बढ़ता है और ये आके क्या करता है? तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाता है, जो कि इंडस और झेलम के बीच में है। इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में इंडो ग्रीक के 2 डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आपको याद रखना है। याद जो एग्जामिनेशन पर्पस से है वो ये है, ठीक है, कि दोनों ने अपना कैपिटल कहां बनाया और ये पूरी कहानी आपको, ये ऑर्डर याद रखना चाहिए आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन आपको यहीं से शुरू होगा आप कहानी, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। पर्थिया किसको कहते हैं भाई? नॉर्दर्न ईरान को कहते थे। हाँ, जब सिकंदर आया था उस समय लगभग यही पार्ट जो है ये ईरानी साम्राज्य के तहत था। अब सेल्यूकस जब है, हाँ, सिकंदर का जनरल यहाँ पे, तो अब ये सीरिया से कंट्रोल हो रहा है। हाँ, सीरिया पे सेल्यूकस के जो सेल्यूकस डायनेस्टी के जो शासक हैं वो है यहाँ पर। तो ये सब आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, हाँ, ये सब तक्षशिला, साकर, ये सब आपको याद रखना है, यूक्रेडाइट्स के बारे में, डेमेट्रियस के बारे में। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। बहुत सारे सवाल इसमें से बन सकते हैं। ये सवाल बनेगा, हाँ, कैपिटल कहां पे था, तो ये सवाल आपके लिए बन सकता है। ठीक है, तो अब जो है आप एक बार फिर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम इनके बारे में आगे जानेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से भारत में इंडो ग्रीक जब आते हैं रूलर्स, तो इनके 2 वंश होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडो ग्रीक के 2 वंश होते हैं, एक यूक्रेटाइट्स डायनेस्टी चलता है और दूसरा डेमेट्रियस डायनेस्टी चलता है। ठीक है, ये इंडो ग्रीक के बारे में अगर देखें तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ध्यान रखिए। दे वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। देखिए, इंडिया में इसके पहले गोल्ड कॉइन्स तो ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन गोल्ड कॉइन्स का मतलब पहले पंचमार्क कॉइन्स होते थे। ठीक है, पंचमार्क, जिनको पीट के बनाया जाता था, आहत सिक्के होते थे। हाँ, लेकिन जो सिक्के बनाने की कला जो है भारतीयों ने इनसे सीखी है। ठीक है ना, तो पहली बार उस सेंस में ये कहा जा रहा है, दे वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। तो कॉइन्स यानी सिक्के बनाने की जो कला है, उसके पहले ये जो है ना, ये पीट के, जिसपे कोई किसी राजा से संबंधित नहीं होता है। हम अगर सोचे कि पता कर ले कि किस राजा से संबंधित है या किस डायनेस्टी से संबंधित है, वो पता नहीं चलेगा। लेकिन इनके सिक्के वैसे थे जिसको देखने से पता चल जाएगा कि किस शासक के समय का है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे इंपैक्ट पे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। इसके पहले पंचमार्क कॉइन्स थे। पंचमार्क कॉइन्स इरेगुलर होते थे। हाँ, मेटल को पीट पीट के बनाया जाता था। हाँ, और कोई उनका शेप निर्धारित नहीं होता था कि शेप का बनेगा। चौकोर हो सकता है, हाँ, 6 कोनों वाला हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, हाँ, ट्रायंगुलर हो सकता है, वो हो सकता है। चूंकि उनको पीट के बनाया जाता था तो उसको, इसलिए उसको पीटने पे क्या होता है, किसी को पंच किया जाता था। तो पंच करने पर, किसी को हम पंच करते हैं तो
वो उसे चोट लगती है, बोलते हैं आहत हो गया, यानी कि उसे पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था। उसके आहत मतलब सेंस वही है इसको पंच मार्क कॉइन्स कहने का। और दूसरी बात, इनकी होल हिस्ट्री जो है ना बेस्ड ऑन कॉइन्स, ठीक है। तो कॉइन्स के आधार पर इनका जो है पूरा इतिहास है, ठीक है ना। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि इनका जो पूरा हिस्ट्री है वो कॉइन्स पर ही आधारित है, उसी से जानकारी मिलती है। तो हमने देख लिया, एक यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी है जिसने आके, यूक्रेटाइड्स आता है भारत में और तक्षशिला में कैपिटल बनाता है, डेमेट्रियस आता है और साकल में अपना कैपिटल बनाता है। यहां पर बस 2-4 बातें हैं जो आपको समझनी है। इसके आगे का एक शासक है यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी का, एंटियालकिड्स, एंटियालकिडस या एंटियालकिड्स, ठीक है। ये क्या करता है, सेंट एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ भागभद्र। देखिए भागभद्र कौन है, ये भागभद्र द 9th रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ये शुंग डायनेस्टी जो कि मैंने बताया ना कि जब 185 बीसी में जो लास्ट मौर्यन रूलर है बृहद्रथ, उसकी हत्या करेगा उसका खुद का ही कमांडर इन चीफ जो कि एक ब्राह्मण है, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और वही शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब नेटिव सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो 9th रूलर था ये शुंग डायनेस्टी का भागभद्र। उसके कोर्ट में, उसके दरबार में एक राजदूत भेजता है जिस राजदूत का नाम है हेलियोडोरस। इस हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया। भागवत का मतलब विष्णु, मतलब भागवत कौन है, विष्णु, ठीक है। भागवत धर्म अपनाया, ये खुद को भी भागवत बोलता था, ठीक है ना। और इसने विदिशा यानी कि बेसनगर में, उस समय बेसनगर विदिशा को कहा जाता होगा, तो ये गरुड़ स्तंभ, गरुड़ा पिलर लगाया और इस पे लिखवाया वासुदेव। विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ, गरुड़ पिलर लगवाया, उस पे लिखवाया वासुदेव, ठीक है। एक बात ये हो गई, यहां कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण शासक जो इंडो ग्रीक जो आए भारत में, उसमें डेमेट्रियस डायनेस्टी का ये मिनांडर है, मिनांडर, ठीक है। इसकी जानकारी रे इंस्क्रिप्शन, कौशाम्बी कहे या इलाहाबाद कहे, रे अभिलेख से इसकी जानकारी बहुत सारी मिलती है। इसके बाद स्ट्रेटो सेकंड हुआ जिसने कांच के सिक्के चलाए। ध्यान दीजिएगा, कांच के सिक्के यानी लीड कॉइन्स चलाने वाला कौन था, स्ट्रेटो सेकंड, जिसने की लीड कॉइन्स चलाया। 2 बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक बुक है मिलिंद पन्हो जो कि पाली भाषा में है, ठीक है। अब पाली बुक रिटन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। नागसेन को आपको याद रखना है, नागसेन के साथ है। इसमें क्या है, देखिए मिलिंद पन्हो का मतलब, मिलिंद को मिनांडर कहा गया है पाली में, और पन्हो का मतलब क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ऑफ मिनांडर। मिलिंद पन्हो का मतलब क्वेश्चन ऑफ मिनांडर। इस बुक में एक कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन। ये जो नागसेन है, जो बुक के राइटर है, इनके बीच ये बुद्धिस्ट मॉन्क है। और इसका रिजल्ट क्या होता है इस कन्वर्सेशन का, कि मिनांडर खुद बुद्धिस्ट हो जाता है, बुद्धिज्म को अपना लेता है, ठीक है। इसका रिजल्ट है, ठीक है। मिलिंद पन्हो, एक बात ध्यान दीजिएगा, मिलिंद पन्हो जो है ये महायान लिटरेचर है, महायान। और महायान देखिए जनरली क्या होता था कि हीनयान और महायान 2 तरह के सेक्ट हैं। आगे पहले हम बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं। हीनयान के जितने भी आपको लिटरेचर मिलेंगे जनरली वो पाली में मिलेंगे, महायान के संस्कृत में मिलेंगे। लेकिन ये अपवाद है, मिलिंद पन्हो जो है ये है तो महायान का लिटरेचर, लेकिन ये है पाली में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि भाई कौन सा जो है महायान जो लिटरेचर है या बुक है वो संस्कृत में ना होकर पाली में है ओरिजिनली, मूल रूप से। ट्रांसलेशन तो हो सकता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो आप कहेंगे मिलिंद पन्हो। तो एक बड़ी बात हो गई। यहां पर एक और किताब है, मिनांडर के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, उसके कॉइन्स के बारे में एक बुक है। इस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन कहा गया है लाल सागर को, ठीक है ना।
लाल सागर को एरिथ्रियन कहा गया है। ठीक है, लाल सागर आपको, आप अरबियन पेनिसुला अभी मैंने बनाया था ना इस तरह का, देखेंगे तो अरबियन पेनिसुला इस तरह का, इधर फारस की खाड़ी है और इधर लाल सागर है। अभी मैंने आपको बनाया था जो, वहीं पे आप देखेंगे तो लाल सागर है। लाल सागर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लगा हुआ है, ऐसे अगर आप देखेंगे, अभी अभी मैंने बनाया था इस तरह से, मैंने भारत बना दिया था। ठीक है, और इस तरह से भारत बना दिया था, और ये देखिए ये है फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी, ये देखिए, और यहीं से मैंने क्या किया था, ये बनाया था, ये अफ्रीका बनाया था। ठीक है ना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बनाया था, ये भारत था, ये अरबियन पेनिसुलर है, ये है फारस की खाड़ी, हाँ, पर्शियन गल्फ, और ये लाल सागर है। ठीक है, तो एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक किताब है। इस किताब के राइटर का नाम किसी को नहीं पता है। आप किताब में भी आपको आएगा तो लिखेगा अज्ञात, किसी अज्ञात द्वारा लिखा गया। ठीक है, अनोनिमस, जिसके नाम के बारे में पता नहीं है। तो इसने जानकारी दी है क्या कि क्वाइंस ऑफ मिनांडर इन भड़ोच। हाँ, आप क्वाइंस ऑफ मिनांडर फाउंड इन भड़ोच। तो अब सवाल बन जाता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में क्या जानकारी है। तो जानकारी यह है कि मिनांडर के सिक्के जो हैं वो भड़ोच में पाए गए हैं। ये कई बार सवाल दे देता है, या ऐसे दे देगा स्टेटमेंट बना के कि द प्लेस वेयर द क्वाइंस ऑफ, ऐसे दे देगा कि भड़ोच में मिनांडर के सिक्के पाए गए हैं। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, और आपके ऑप्शन में होगा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो ये एक किताब है, अज्ञात, नाम पता नहीं है, अनोनिमस है, कुछ भी पता नहीं कहां से। इसके बारे में दिया गया है कि मिनांडर के सिक्के जो हैं भड़ोच में पाए गए हैं, क्वाइंस ऑफ मिनांडर फाउंड इन भड़ोच। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस कुछ आपको इसमें ध्यान नहीं देना है बहुत ज्यादा। हाँ, छोटा सा टॉपिक है। हाँ, यहाँ पे देखिए इंडो ग्रीक। अच्छा, आप डेट के बारे में चिंता मत कीजिएगा, डेट के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडो ग्रीक फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइंस, होल हिस्ट्री बेस्ड ऑन कॉइंस, पूरा इतिहास इनका जो है कॉइंस पर आधारित है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, इसने यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी का जो कैपिटल था, यूक्रेटाइड्स ने अपना कैपिटल कहां बनाया था, तक्षशिला में बनाया था। और इसका एक रूलर है इसी वंश का, एंटियालकिड्स, जिसने एक एम्बेसडर, राजदूत को भेजा जिसका नाम था हेलियोडोरस। कहां भेजा, जो सुंग डायनेस्टी है, हाँ, उसके 9th रूलर, सुंग डायनेस्टी के 9th रूलर भागभद्र के कोर्ट में भेजा था। ठीक है, और इसके बारे में एक जानकारी है कि ये विदिशा पहुंचा था। विदिशा में पहुंचकर बेसनगर में गरुड़ स्तंभ, गरुड़ा पिलर लगाया था, इस पे लिखवाया था वासुदेव, विष्णु को कहते हैं वासुदेव, और इसने भागवत धर्म अपना लिया था। एक ये जानकारी इसके बारे में, बहुत ज्यादा इसमें कोई लिंक नहीं मिलता, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक फैक्ट है जिसको कि आपको ध्यान देना है। डेमेट्रियस डायनेस्टी में बस एक मिनांडर को आपको याद रखना है, रे इंस्क्रिप्शन, रे अभिलेख से पता चलेगा। इसके बाद एक और शासक आता है स्ट्रेटोस सेकंड, जिसके बारे में कहा गया है इसने कांच के सिक्के चलाए, लीड कॉइंस इसने चलाए। मिलिंद पन्हो एक किताब है जिसमें एक क्वेश्चन आंसर राउंड में कन्वर्सेशन है, हाँ, मिनेंडर और नागसेन के बीच, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। हाँ, नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, और इनके बीच क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। मिनांडर कुछ सवाल पूछता है और नागसेन उसका जवाब देते हैं, और मिनांडर उनके जवाब से संतुष्ट होकर मिनांडर ने क्या किया, बुद्धिज्म अपना लिया। मिनांडर अडॉप्टेड बुद्धिज्म, अडॉप्टेड बुद्धिज्म। ठीक है, नागसेन ने ही मिलिंद पन्हो लिखा है। इसमें मिलिंद का मतलब मिनांडर, पन्हो का मतलब क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा आपको जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना। जहां जहां मैंने रेड लाइन लगाया हुआ है, ये जो मैंने घेरा दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है या घेरा लगाया, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे और इंपैक्ट को देखेंगे कि इंडो ग्रीक के भारत में आने से उसका इंपैक्ट, उसका असर क्या रहा, प्रभाव क्या रहा। देखिए, इंडो ग्रीक शक आएंगे, इसके बाद इंडो ग्रीक के बाद शक आएंगे और रिप्लेस कर देंगे इंडो ग्रीक को। ठीक है ना, वैसे भी शक पीछे पड़े हुए थे पहले से ही,
मैंने बताया है आपको। तो शक आएंगे यानी सिथियंस आएंगे और उसके बाद ये रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके आने का भारत में इनके आने का प्रभाव क्या रहा? हाँ, इन्होंने इनका जो रूल है, इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम अभी देखने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन। और अब हम ये देखेंगे कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया। इंडो ग्रीक रूल का भारत पे क्या असर पड़ा, या इंडो ग्रीक संपर्क भी कह सकते हैं। हाँ, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक कॉन्टेक्ट विद इंडिया, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं संपर्क का क्या असर पड़ा, या इंडो ग्रीक जो रूलर आए, जो रूल इंडो ग्रीक जो रूल था भारत में, उसका क्या असर हुआ। तो इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, पहला तो कहा जाता है कि यूनानियों से ही भारतीयों ने एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में जो ज्ञान है, ये यूनानियों से ही मिला, ग्रीक से ही मिला। ये आपको जल्दी जल्दी लिखना है। कैलेंडर का ज्ञान उन्हीं से हुआ। सप्ताह में, वीक में 7 डेज होते हैं, ये यूनानियों ने बताया। प्लैनेट्स के जो यानी ग्रहों के जो नाम हैं, वो भी यूनानियों द्वारा ही दिया गया। यूनानियों इसका ज्ञान, प्लैनेट्स का नाम कैसे रखना है, हाँ, उसका ज्ञान भी यूनानियों से ही मिला, ठीक है। ग्रहों का नाम रखा गया, ठीक है। उसके बाद आर्ट ऑफ मेकिंग कॉइन्स। देखिए, इनके इंडो ग्रीक के आने के पहले, यूनानी यानी हिंद एवं भी कह सकते हैं इनको, यूनानी भी कह सकते हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग कॉइन्स, इंडो ग्रीक रूल के पहले, भारत में जो इंडो ग्रीक रूल हुआ उसके पहले तक इंडिया में पंचमार्क कॉइन्स बनते थे, आहत सिक्के बनते थे। मैंने अभी भी बताया कि आहत सिक्के जो होते थे वो मेटल को हिट करके, हाँ, और पीट पीट कर बनाया जाता था, ठीक है। और फिर उस पर कुछ पेड़ पौधे, जानवर या बर्ड्स बना दिए जाते थे, ठीक है। और उनका आकार जो होता था, शेप जो होता था, साइज जो होता था, इरेगुलर होता था, कोई निश्चित उनका शेप नहीं होता था। कोई तिकोना हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, हाँ, रेक्टेंगुलर हो सकता है, 6 कोणों वाला हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो उससे ये पता नहीं चलता था कि ये जो कॉइन है किस डायनेस्टी से या किस एम्पेरर से, किस राजा से संबंधित है, ठीक है। लेकिन इन्होंने आर्ट ऑफ मेकिंग कॉइन्स इन्होंने एक तो बताया, और इनके कॉइन पे एक साइड पे राजा या एम्पेरर, सम्राट का की आकृति होती थी, और दूसरे पे किसी गॉड का की आकृति होगी या कोई सिंबल होगा। तो इससे यह पता लगाया जा सकता था कि किसके शासनकाल का है एग्जैक्टली ये कॉइन, और उससे उसको और उन सिक्कों से कुछ जानकारी भी निकाली जा सकती है। तो ये एक बड़ी बात थी। उसके बाद संस्कृत प्ले, संस्कृत नाटक जो है उसमें कुछ शब्द आते हैं। एक आता है नेपथ्य, एक आता है यौनिका, ठीक है। कहा जाता है कि ये इंडो ग्रीक रूल का ही असर था। ये नेपथ्य और यौनिका ये यूनान से ही लिए गए हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद गांधारा आर्ट क्या है, देखिए लास्ट में हम गांधारा आर्ट और मथुरा आर्ट के बारे में जानेंगे जब पूरा पोस्ट मॉडर्न हम खत्म कर लेंगे, तब कनिष्क के बाद। देखिए गांधार आर्ट जो था ना, भारतीय और यूनानी यानी इंडियन और ग्रीक आर्ट को मिलाकर गांधार आर्ट बनाया गया। गांधार आर्ट का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और इसमें महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। यूनानी देवता महात्मा बुद्ध पर आप देखेंगे जो मूर्तियां बनेंगी उस पे यूनानी देवताओं का, ग्रीक गॉड्स का भी प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो ये गांधार आर्ट के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। इसको अगर देखें, अगर हम कहें तो इंडो प्लस ग्रीक अगर आर्ट हो गया, ठीक है ना, तो इसको कहा जाएगा हेलेनिस्टिक आर्ट। इसको हम बाद में देखेंगे, कनिष्क के बाद गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट में हम तुलना करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, गार्गी संहिता में क्या कहा गया है। गार्गी संहिता बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ग्रेटफुल टू ग्रीक्स फॉर एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के क्षेत्र में जो इनका अचीवमेंट था, जो भारत को इन्होंने दिया ज्योतिष के क्षेत्र में, हाँ,
उसके लिए भारत सदैव ऋणी ऋणी रहेगा, एहसानमंद रहेगा। हाँ, किसका? ग्रीक्स का, यूनानियों का, ठीक है ना। भारत ज्योतिष के लिए या ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनानियों का सदा ऋणी है। ये कहा गया है गार्गी संहिता में। ये कहा गया है कि इस गार्गी संहिता में ही कहा गया है कि यद्यपि जो यवन है यानी जो ग्रीक हैं वो जो है बर्बर हैं, लेकिन चूंकि वो ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के मूल निर्माता हैं, इसलिए वर्शिपेबल हैं, वंदनीय हैं। ये बात कही गई है कहां पे? गार्गी संहिता में। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गार्गी संहिता में क्या कहा गया है। उसके बाद 12 में ही लेखें, उन्होंने कहा है कि ऑल्दो यूनानी और मलेच्छा, मलेच्छा एक तरह का कास्ट वर्ण हो गया, लोअर वर्ण हो गया, पहले भी मैंने बताया मौर्य में, ठीक है। ऑल्दो यूनानी और मलेच्छा बट दे आर ए स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वर्शिपेबल एज सैंट्स, ठीक है। यानी कि कहा गया है कि यूनानी हालांकि मलेच्छ हैं, वारामिहिर ने कहा, लेकिन वो ज्योतिष के विद्वान हैं, ठीक है, इसलिए वो ऋषियों की भांति पूज्य हैं। ऑल्दो यूनानी आर, ऑल्दो ग्रीक्स आर मलेच्छा, but they are scholars of astrology, and that's why they are worshipable as saints और monks। आप कह सकते हैं साधु संतों की तरह, ऋषियों की तरह वो पूज्य हैं। तो ये वाराहमिहिर द्वारा कहा गया है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, कहीं भी ये स्टेटमेंट बना के दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, कई बार देता भी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें दोबारा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एस्ट्रोलॉजी कैलेंडर, वीक के 7 डेज, सप्ताह के 7 दिन, ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रहों के नाम भी यूनानियों के द्वारा ही, उसका भी प्रभाव जो है, ग्रह नक्षत्रों के नाम जो रखे गए हैं, ग्रहों के नाम पर्टिकुलरली, वो यूनानियों के प्रभाव के कारण ही है। आर्ट ऑफ मेकिंग कॉइन्स पता किया जा सकता था, इसके पहले पंचमार्क कॉइन्स था, लेकिन अब पता किया जा सकता है कि किस कॉइन को देखकर कि किस एम्पेरर से, किस डायनेस्टी से इस कॉइन का संबंध है। इसके पहले ये नहीं था। संस्कृत के में 2 शब्द, 2 वर्ड आएंगे, नेपथ्य योनिका, ये यूनान से लिए गए हैं। गांधारा आर्ट, इंडो प्लस ग्रीक, हाँ, आर्ट को मिलाकर एक नया आर्ट डेवलप हुआ जिसको कहा गया हेलेनिस्टिक आर्ट, हाँ, और इसी को कहते हैं गांधारा आर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गार्गी संहिता में इंडिया इज ग्रेटफुल टू ग्रीक्स फॉर एस्ट्रोलॉजी, और वाराहमिहिर ने कहा है यूनानी मलेच्छ हैं लेकिन ज्योतिष के विद्वान है, इसलिए ऋषियों की भांति पूज्य हैं। ऑल्दो ग्रीक्स आर मलेच्छा बट दे आर द स्कॉलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड दिस इज द रीजन दे आर वर्शिपेबल लाइक सेंट्स, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमने देख लिया। इम्पैक्ट भी इंडो ग्रीक रूल का या हिंद यवन संपर्क का या इंडो ग्रीक संपर्क का। आगे जब हम बढ़ेंगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम पढ़ेंगे शकों को। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।